क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। पहले तो मैं आपको नाटो की फुल फॉर्म बता देता हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में आप इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोल सकते हैं ना। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए, 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है। बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स के बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। और अभी फ़िलहाल में नाटो के अंदर टोटल 32 देश है। जो 31वें नंबर का देश था वो है फिनलैंड जो बना है इसका। 32वें जो नवीनतम जो देश बना है वो है स्वीडन। ठीक है। नाटो के जो चार्टर है उसके अंदर अनुच्छेद, चार्टर मतलब कोई भी संगठन बनता है तो उसके नियम कानून एक तैयार किए जाते हैं, लिखे जाते हैं ना, कि किसी उद्देश्य से हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं और क्या आगे का हमारा मोटो रहेगा। तो उसी के अंदर चार्टर, उसको चार्टर बोलते हैं, उसी के अंदर एक अनुच्छेद है 5। वो क्या बोलता है, अगर किसी भी देश, सदस्य देश के ऊपर, जो हम 32 देशों के ग्रुप है, तो हम 32 देशों में अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पाइए, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है रोपड़ के अंदर। रोपड़ के अंदर पहला ग्लास ब्रिज बनेगा उत्तर भारत का। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज, तो बिहार के राजगीर के अंदर, अगर भारत का पहला बोलूँ तो वो बिहार के अंदर राजगीर में बनाया गया था। जबकि उत्तर भारत का पहला ब्रिज रोपड़ में बनेगा। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? यूएस एमएलसी, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर है रविचंद्र अश्विन। अगले क्वेश्चन भाई, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत। अगर एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे कि दुनिया की पहली डिजिटल सोसाइटी दुनिया की, तो वो है एस्टोनिया। दुनिया की पहली डिजिटल सोसाइटी तो एस्टोनिया। ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। तो इन्होंने 1 अप्रैल 2026 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि सीबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कब स्थापना हुई थी, और दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई? तो वो है संथानम समिति। क्वेश्चन नंबर 36 पे, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अमरावती। तो आपको ये याद कर लेना, क्योंकि पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? अमरावती के अंदर। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो कितने साल हो गए इसको? 91 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 38 पाइए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो इसका आंसर तो आईआईटी दिल्ली होगा। पर ये क्यूएस क्या है? क्यूएस ब्रिटेन की एक शिक्षा विश्लेषण कंपनी है जो उसकी एक रैंकिंग ये जारी करती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की। तो उसमें भारत की जो आईआईटी दिल्ली है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो दूसरा राज्य बन गया गुजरात। पहला कौन है? यूके यानी उत्तराखंड। और यूसीसी का कौन से अनुच्छेद के अंदर जिक्र है? संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर यूसीसी का जिक्र है। अगले क्वेश्चन पाइए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा है पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में
भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 13वां स्थान प्रदान किया गया है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर है अफ़गानिस्तान। मतलब ये देखा जाता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना ज़्यादा प्रभावित है। तो जो देश ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद की गतिविधियों से तो उसको फर्स्ट रैंक, इसी प्रकार से घटते ऑर्डर में। तो टॉप पे है अफ़गानिस्तान। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ये ऐसा एक सुविधा है देश में पहली बार जहां उपभोक्ताओं को बिना किसी लंबी लाइन के सीधे मशीन से छोटा एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। एटीएम मशीन होती ना, पहले बैंक में जाके पैसे के लिए लाइन में लगना पड़ता था, एटीएम मशीन आ गई तो आपको लाइन में लगना बंद हो गया बैंक के अंदर जाके। तो इसी प्रकार के सिलेंडर मिलेंगे अब ऐसे छोटे सिलेंडर। एलपीजी की बात आई है तो मुझे ये बताइए, एलपीजी मुख्यतः ये प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है ना एलपीजी। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन ये गैसों का मिश्रण होता है। लेकिन अगर ये लीक होने लग गई, सिर्फ अगर यही दो गैस रखी जाए अगर सिलेंडर के अंदर, तो ये लीक होने लगेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा गैस लीक हो रही है, क्योंकि ये गंधहीन, कोई इनके अंदर स्मेल नहीं होती। तो स्मेल के लिए एक अलग से इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है इन गैस के अंदर इनके साथ में। तो उसका नाम क्या है ये पूछा जाता है, एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। एथाइल मरकैप्टन, इसको मिलाया जाता है इन गैसों के साथ। जो हमको स्मेल आती है ना, गैस लीक होती है, तो वो इसकी आती है, क्योंकि ये गैस तो है गंधहीन, पता नहीं चलेगा इससे। गुरुग्राम की बात आई है तो गुरुग्राम में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। ये भी फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक है से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? फ्रांस के लीजन ऑफ द ऑनर इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? जावेद अशरफ। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा हिस्ट्री के अंदर। तो ये जो अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत उसी ने करी थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके द्वारा 1802 में चालू किया गया था ये अवार्ड देना, है ना। और राफेल जो लड़ाकू विमान हम खरीदते हैं वो भी हम कहाँ से खरीदते हैं? फ्रांस से। तो फ्रांस की एक कंपनी है जिसके द्वारा वो राफेल जो लड़ाकू विमान है वो बनाए जाते हैं, उसका कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, दसॉल्ट एविएशन कंपनी। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। तो एक तो है गरुड़ है, जो फ्रांस और भारत की वायुसेना उनके बीच में जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं गरुड़। और जो नौसेना के बीच में होता है फ्रांस और इंडिया की नौसेना के बीच में, तो वो अभ्यास का नाम है वरुण। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? कपड़ा निर्यातक राज्य, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे के अंदर खूब पूछे जाते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को, जो गुजरात के अंदर है। सूती वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र हैं यहाँ पे, इस कारण इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर मैं पूछूँ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, क्वेश्चन देखना, भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद। अगर वो बोले कि दक्षिण साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपास की खेती, उसी से कपड़ा बनता है ना, धागा बनता है, धागे से कपड़ा। तो कपास की खेती की बात करें तो कपास की खेती के लिए जो बढ़िया मिट्टी कौन सी है जो कपास की खेती के लिए? तो वो है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। ये कपास की खेती के लिए बहुत बढ़िया है। और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है? रेगुर मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? प्रसिद्ध चाप चरकुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आंसर है मिजोरम। फेस्टिवल जब एंजॉय करते हैं ना लोग, तो यहाँ का एक फेमस डांस है,
कहाँ का? मिजोरम का। जी आपसे पूछ लिया जाता है कि चेराव नृत्य, जो ये फोक डांस है मतलब लोक नृत्य, कहाँ का? मिजोरम का। तो ये चाप चरकुट उत्सव मनाते हैं, उस वक्त इसको परफॉर्म किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है वो देश? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? SDSN। इसकी फुल फॉर्म समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क। कि 1000 झीलों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? तो वो है फिनलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2026 में, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? टल आफ्टर अनदर। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? मतलब दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर कंट्री है। दूसरा तो चलो भारत हो गया, तो पहले नंबर पे कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है? तो वो है सऊदी अरब। चलो ये तो हो गई बात खरीदने वालों की। तो बेचने वाले, ये तो हो गए इंपोर्ट। और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचती है? तो पहले नंबर पर है USA। आपको यही याद रखना है, पहले नंबर पे कौन है? USA, जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचती है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ये आपको पता ही होगा, इंडिया ने। अच्छा, किसके बीच हुआ था ये? तो ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका रहा फाइनल। T20 का जो पहला संस्करण कब चालू हुआ था? 2007 से। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में हुआ था। कहाँ खेला गया था? साउथ अफ्रीका के अंदर खेला गया था, जिसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था। जीता किसने था इसको? इंडिया ने। कैप्टन कौन से? महेंद्र सिंह धोनी। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर है मुंबई। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये है ऑप्शन A, मेरठ में। ये आपको सीधे याद करने, फैक्ट है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2026 रणजी का खिताब जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने, और पहली बार ही जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने। सबसे ज़्यादा बार जीता है मुंबई ने, कम से ये 40 बार जीत चुकी रणजी ट्रॉफी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 से, है ना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान सीधा यही पूछेगा, तो इसमें आंसर है 75वां स्थान है। या फिर नंबर 1 पूछेगा, फर्स्ट पे कौन है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। पहला सिंगापुर, भारत का 75वां, और एकदम एंड में कौन है? अफगानिस्तान। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो 396वीं जयंती मनाई गई 19 फरवरी 2026 को। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, जो महाराष्ट्र के अंदर है, कौन सा? शिवनेरी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। देखो शिवाजी जो है 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ, और जब राज्याभिषेक हो गया तो ये राजा बन गए। तो इन्होंने अपने शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद यानी काउंसिल तैयार की, तो उसको बोला जाता है अष्टप्रधान। ठीक है। तो ये अष्टप्रधान या 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसको क्या बोला जाता है? अष्टप्रधान। तो इसमें जो सर्वोच्च था ना, उसका नाम था पेशवा, यानी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। आज के समय में क्या है? प्रेसिडेंट है, बाकी मिनिस्ट्रियों की काउंसिल होती है, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर सारे मंत्री होते हैं, उनमें से एक मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री,
मंत्रियों का प्रधान, उसको प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार ये अष्टप्रधान में जो सर्वोच्च था वो कहलाता था पेशवा। क्वेश्चन पे आइए, स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में तो भारत कौन सा है? दूसरे नंबर का। तो पहले नंबर पर कौन है? चाइना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? परसेप्शंस इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 98। और इसको जारी कौन करता है? इसको एक वैश्विक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जारी किया जाता है, जो 180 देशों का सूचकांक तैयार करता है। तो उसके अंदर भारत की रैंक है 98 नंबर पे। यानी एक प्रकार से देखो कि ईमानदार देश कौन सा ज़्यादा है, तो भारत 98 नंबर पर, 98 नंबर पर ईमानदारी के मामले में। तो इससे आगे 97 देश है जिन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है करप्शन के मामले में। तो पहले नंबर पे कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा ईमानदार देखा जाए तो वो है डेनमार्क। भारत में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक संस्था है, मुख्य संस्था है, जिसको CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और जो वो हम पढ़े हैं संथानम समिति, जिसके चलते CBI का गठन हुआ था, जिसके चलते CBI की स्थापना हुई थी, तो उसी समिति की सिफारिश पर CVC की स्थापना हुई थी 1964 में, जिसका काम क्या है? भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। अगले क्वेश्चन पे आइए, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? सैन्य शक्ति यानी इसको अगर देखा जाए तो बात ये हो रही है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये आपको याद रखना है, ये है चौथे नंबर पर। इससे आगे कौन कौन से हैं? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, USA पहले नंबर पर, उसके बाद रशिया है, उसके बाद चाइना है, और फिर इंडिया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अच्छा, इस इंडेक्स के अंदर क्या देखा जाता है कि किसी देश की जो सेना है वो कितनी शक्तिशाली, कितनी पावरफुल है। तो उसके अकॉर्डिंग भारत को रैंकिंग मिलती है ग्लोबल लेवल पे 4th नंबर पर। पहले पे USA, दूसरे पर रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे भारत। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? प्रथम पुरस्कार ये मिला पारादीप पोर्ट को। ये कहाँ है पारादीप पोर्ट? उड़ीसा के अंदर। कांडला पोर्ट कहाँ है? कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर, जिसका नया नाम क्या कर दिया? अब इसका नाम बदल के कर दिया है दीन दयाल बंदरगाह। और हल्दिया पोर्ट की बात करें तो ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर, हुगली नदी पर है ना। ये महासागर के अंदर नहीं है, नदी के अंदर है। तो इसको ये पूछ लेना कि निम्न में से कौन सा नदी बंदरगाह है, यानी नदी के ऊपर बना हुआ पोर्ट। तो हल्दिया है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो ये है 4.3%। अच्छा, संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? बजट शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो पूरे संविधान के अंदर बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। कन्फ्यूज मत होना आप, है ना। तो फिर क्या है? 112 अनुच्छेद पढ़ते हैं वो जिसके अंदर, तो जो 112 अनुच्छेद है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। ठीक है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 की किस थीम के साथ मनाया गया है? तो ये याद रखना, 77वां गणतंत्र दिवस था इस बार। जो हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया वो कौन से नंबर का था? 77वां। थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। अच्छा, ये वंदे मातरम जो हम गीत है, ये वंदे मातरम,
ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था, उसका नाम क्या है? आनंद मठ, जो 1882 में लिखा गया था ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, तो उसके अंदर से ये गीत लिया गया था, वंदे मातरम। ठीक है, देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हो गए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा आनंद मठ उपन्यास कब लिखा गया था? 1882 में। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम जो गीत है ये हमने कहाँ से लिया? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया। ठीक है, अब राष्ट्रगीत का दर्जा एक है राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने से 2 दिन पहले। और राष्ट्रगान जो जन गण मन अधिनायक जय है, इसको भी राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को। देखो, राष्ट्रगान गाने का जो समय होता है वो 52 सेकंड, लेकिन मैं राष्ट्रगीत की बात करूँ तो ये इसका रहता है समय 65 सेकंड। जो 26 जनवरी 1950 को हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? कई बार बता चुका मैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सुकर्णो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस बार के जो मुख्य अतिथि कौन है? इस बार के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो आपको पता होगा, यूरोपियन यूनियन के कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के अध्यक्ष कौन कौन है, उसके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? ये हम कर चुके हैं, शुभांशु शुक्ला। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये अशोक चक्र है और एक होता है परम वीर चक्र, इन दोनों के बारे में ना। अशोक चक्र कब दिया जाता है? शांति के समय दिए जाने वाला, शांति के समय दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, शांति के समय दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। और परमवीर चक्र, यह भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है, जो कब दिया जाता है? युद्ध के समय, युद्ध के समय दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये शांति के समय दिया जाता है अशोक चक्र, परमवीर चक्र युद्ध के समय दिया जाता है ना। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? वंदे भारत पहले तो सिटिंग रही पूरी, अब उसके अंदर स्लीपर का भी ऑप्शन आ गया। तो 17 जनवरी 2026 से शुरू हुई है, तो कौन से 2 स्टेशनों के बीच है? तो ये हावड़ा और गुवाहाटी। अब मैं आपसे पूछूं, अगर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली और कौन से स्टेशन के बीच चली? तो पहली वंदे भारत चली थी 2019 के अंदर, और न्यू दिल्ली से वाराणसी। पहली वंदे भारत 2019 में न्यू दिल्ली से वाराणसी चली थी ना। गुवाहाटी में ये कामाख्या मंदिर है ना, गुवाहाटी के अंदर ये कामाख्या मंदिर, जहाँ हर साल एक मेला का आयोजन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा मेला है? अम्बू बाची मेला। ठीक है, अम्बू बाची मेला। इसको इस मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 10वीं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन भाई, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये है मुंबई से अहमदाबाद।
पहली बुलेट ट्रेन जो 15 अगस्त 2027 चलने वाली है, तो कौन से कॉरिडोर पर? मुंबई से अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है हरियाणा। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे पहली पर्यावरण अनुकूल यात्रीय हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन हरियाणा राज्य के जींद और सोनीपत रूट पे होगा। कहाँ पे होगा? जींद और सोनीपत रूट पे शुरू किया जा रहा है। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, तो सबसे पहले जर्मनी के अंदर 2018 में, और एशिया की बात करूँ तो चाइना के अंदर इस प्रकार की ट्रेनें चलाई जा रही है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन होती है ना, ये प्रदूषण मुक्त होती है। इनसे धुएं की जगह क्या होगा? पानी की भाप बाहर निकलेगी, है ना। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195 बनता है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? तो सावित्री फुले बाई। इनके पति का नाम क्या था? महात्मा ज्योतिराव फुले। इन्होंने मिलकर क्या किया? 1848 के अंदर एक पुणे में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की। भारत के अंदर लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना करी इन्होंने 1848 के अंदर। कहाँ पर? पुणे के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये था डीआरडीओ का 68वां, क्योंकि 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, और 2026 में कौन सा स्थापना दिवस हो गया? तो 68वां। अच्छा, डीआरडीओ का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? जो आदर्श वाक्य जो बोलते हैं मोटो, वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। का मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये है 101वीं। तो उनके जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुशासन दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। उनके जन्मदिन को देश में प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शंस रहे आपके। जयंत विष्णु नार्लिकर। क्वेश्चन पे आइए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पूरे देश में पहले नंबर पर है। और आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मैं फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो वो है मोडेरा। मोडेरा गांव गुजरात में है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क यानी भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो ये है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ? जोधपुर। और मैंने अभी आपको बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? ये सारे ऑप्शन है आपके सामने। पहले 100 दिन की गारंटी दी जाती थी रोजगार की, अब कितने कर दिए? 125 दिन। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ऑप्शंस रहे आपके सामने ये। तो 2027 तक अंतरिक्ष
और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा भारत। तो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है वो मिशन, उसका नाम है गगनयान। और जो समुद्र से जुड़ा हुआ है उसका नाम है समुद्रयान। ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों में अपने पहले मानव युक्त मिशनों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है भारत। मिशन गगनयान है, इसके अंदर 3 सदस्यों को भेजने की प्लानिंग है। और ये जो है समुद्रयान, इसमें भी भारत 3 मनुष्यों को समुद्र के नीचे लगभग 6000 मीटर की गहराई में 6000 मीटर की गहराई में भेजेगा। तो इसके लिए जो पनडुब्बी है ना, उस पनडुब्बी का नाम याद रखना, मत्स्य 6000, क्योंकि 6000 मीटर अंदर गहराई तक जाएगा, तो इसका नाम है मत्स्य 6000 पनडुब्बी। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है नई दिल्ली। तो देखो, वैश्विक खाद्य की बात आई तो आपको FA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ मैं। इसकी स्थापना 1945 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? लाल को दिया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो नवाचार के मामले में भारत है 38वें स्थान पर। इसको WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर है 63वां। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत को 63वां स्थान मिला। भाई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा है? अभी हमने देखा इनोवेशन इंडेक्स के मामले में भारत का कौन सा? 38वां। पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने? एक तो होता है कैग और एक होता है CGA। ये है CAG और ये है CGA। कैग कौन है? संजय मूर्ति। और CGA कौन है? TCA कल्याणी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। CAG एक संवैधानिक पद है, आर्टिकल 148 के अंदर इसका जिक्र है। ये संवैधानिक पद नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यह है कोई मंत्रालय के अंडर में नहीं आता। CGA वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। CAG के कार्यकाल रहता है 6 साल या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाएगी। मान लो कोई आदमी चयनित हुआ है, 63 साल का हो गया, वो 6 साल कार्य करता तो 69 में रिटायर होता, पर 3 साल होते ही वो 2 साल होते हुए 65 साल हो जाएगा, तो तभी रिटायर हो जाएगा। तो 2 ही साल कर पाएगा वो जॉब एज ए CAG, 2 साल ही रह पाएगा वो। पाइए, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है नमो भारत ट्रेन। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी हो? सोनाली मिश्रा। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, किस राज्य में स्थापित किया गया है? 20वां। तो ये है असम के अंदर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस ये बना है DBS, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है?
तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है तीसरा। देखो एक ये पढ़े थे हम सैन्य शक्ति 2026 के मामले में, तो इसके मामले में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बोलते हैं इसे। तो इसके अकॉर्डिंग भारत चौथे नंबर पर है, पहले यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना। ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो अलग है, वो एशिया पावर इंडेक्स की बात कर रहा है, तो कन्फ्यूज मत होना इसमें ना। तो एशिया पावर इंडेक्स के मामले में भारत कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से, चौथे नंबर पर है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है जेम्स एंडरसन। अच्छा, एंडरसन के बारे में आपको बता दूं, ये दुनिया के एकमात्र फास्टर बॉलर है जिन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 700 से अधिक विकेट लिए हैं। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस रहे हैं, आप बताइए। तो ये है 11वां। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, यानी इसरो से पहले बन गया था। इसरो कब बना था? 1969 में, तो इससे पहले बन गया था ये। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? एयरफोर्स की पावर जो देखी जाए तो उसके अंदर रैंक, तो भारत कौन से नंबर पर है? तो इसमें तीसरे नंबर पर। अब मुझे ये बताइए, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं हम? वायु सेना दिवस कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वैश्विक भूख सूचकांक 2025, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो भूखमरी के मामले में भारत का रैंक है 102 नंबर पर। टोटल 127 देशों में 102वें नंबर पर आता है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 गोल्स है, जिनको सब देशों ने माना है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और धीरे धीरे एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। तो इसका जो गोल नंबर 1 है ना, ये नो पॉवर्टी, और दूसरे नंबर का है 0 हंगर। अब मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, जो वित्त आयोग इस संविधान के अंदर अनुच्छेद 280 के अंदर इसका जिक्र है। और ये वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या फिर उससे पहले, यानी पर ये 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, वित्त आयोग को गठन करने का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, किसको? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग थे उसके कौन थे? NK सिंह। और जो पहला वित्त आयोग जो स्वतंत्रता के बाद हमारा बना पहला वित्त आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है। तो वो थे KC नियोगी। कौन से अनुच्छेद के अंदर जिक्र है? 280 के अंदर। कौन है 16वें वित्त आयोग? अरविंद पनगड़िया। फिर 15 नंबर पे कौन थे? NK सिंह। पहले नंबर के कौन से? KC नियोगी। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो शांति पुरस्कार दिया गया मारिया कोरिना माचाडो। मारिया कोरिना माचाडो। ये सब अभी नोबेल पुरस्कार से जुड़े क्वेश्चंस है, तो इसके लिए मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा अलग से, जिसमें ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा इनके नाम। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 51वां स्थापना दिवस। किसे कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये है कहाँ? असम के अंदर है ना। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स, इसके अंदर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। तो याद रखना, ये दोनों हैं। और देखो, ये नोबेल पुरस्कार को लेके मैंने अभी आपको बस नाम बता दिए, पर इनको याद कर पाना, कोशिश करना, अगर याद हो जाए तो मैं, पर जल्दी ही एक नोबेल पुरस्कार के ऊपर मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ 5-7 मिनट का,
जिसके अंदर मैंने अच्छे से ट्रिक बना रखी है, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको देखना, मुझे लगता है आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। तो दोस्तों हमने पिछले 6 महीनों के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन पूरा कर लिया है। अब आपका अगला कदम है इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइज करना, महत्वपूर्ण फैक्ट्स को शॉर्ट नोट्स बनाना और कमेंट में अपना इसको ज़रूर बताना कि 100 में से कितने % आपके सही हुए। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जीके सिलेक्शन लैब हिंदी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूले। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।